लोग लास्ट क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को तैयार कर चुके हैं और अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं जो नीट में पूछा जाता है, इवन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन और एडवांस में तो पूछा ही जाता है। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल का तैयारी करें। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित न्यूमेरिकल, इसको सीखना ही पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें पहला सवाल हम लोग बनाते हैं, आप लोग कॉपी पेन खोल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखना चालू कीजिए, बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जा रहा है, देखिए लिखते हैं इफ सेम current is passed through, मेरे साथ आप लोग लिखते जाएंगे, हम धीरे धीरे लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। इफ सेम करंट इज पास थ्रू CuSO4 and AgNO3 for same time, then calculate amount of copper deposited, if amount of silver is 108 ग्राम। लीजिए ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये आप जानिए। भाई आपके पास दो तरह का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दिया गया है। लीजिए यहां लिखते हैं, पहला है CuSO4 और दूसरा है AgNO3। ये दो तरह का सॉल्यूशन आपको दिया गया, दो तरह का सॉल्यूशन दिया गया और उसके बाद क्वेश्चन सेटर आपसे कहता है कि इनमें सेम करंट को फॉर सेम टाइम भेजा गया। अब इसका क्या मतलब है? आपसे हमने सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कहा था, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। हमने कहा था वहां सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी जाना चाहिए, सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट सेम करंट, दोनों में फर्क होता है। तो भाई सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगा तभी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का बात कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन सेटर कहता है सेम करंट गया, लेकिन साथ में कहता है फॉर सेम टाइम गया, सेम करंट फॉर सेम टाइम गया, ऐसा क्वेश्चन सेटर कहता है। आपको मालूम करंट इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू होता है C इंटू टी। लीजिए अगर करंट सेम है, टाइम भी सेम है, तो इसका क्या मतलब हो गया, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। ऐसा आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन सेटर आपको नहीं समझाएगा। क्वेश्चन सेटर तो आपको बोल दिया था कि इसमें सेम करंट गया फॉर सेम टाइम। इतना सुनने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। और जब सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी गया तो बोलिए यहां सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लागू होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। भाई सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए, सो है, साथ ही साथ उनमें सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए, सो तो पास हो रहा है। तो इसका मतलब है ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अनुसार सवाल बनेगा। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लागू होगा कि नहीं होगा, ऐसे फैसला किया जाता है। तो अब लीजिए यहां पर वेट ऑफ कॉपर क्या जमा होगा ये आपको बताना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर मालूम आपको 31.75 होता है। कैसे होता है बताया जा चुका है आपको। और अब लीजिए यहां पर वेट ऑफ सिल्वर क्या जमा हुआ, 108 ग्राम, ऐसा दिया गया क्वेश्चन सेटर के द्वारा। तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर होता है 108। मालूम आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होने वाला है, 108। तो फिर मालूम आपको वेट ऑफ कॉपर
divided by equivalent weight of copper must be equal to weight of silver by equivalent weight of silver। भाई यही तो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और अब तो रास्ता काफी आसान हो चुका है, सारा वैल्यू पुट कीजिए और इसका मान निकाल लीजिए। तो लीजिए वैल्यू पुट करते हैं। अब यहां पर पुट करते हैं, वेट ऑफ कॉपर की जगह पर वेट ऑफ कॉपर छोड़ दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 31.75 है और वेट ऑफ सिल्वर 108 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर भी 108 है। लीजिए कट गया आ गया वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 31.75 ग्राम। आंसर तैयार, आंसर बन गया। कितना आसान सवाल, सोचिए क्वेश्चन बड़ा है और आंसर छोटा है, कितना आसान सवाल, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। यही तो है सवाल जो कि सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बना चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन आपको लिखा दें ठीक से, आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन लिख लेंगे। इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, मिटाए नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखने वाले हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे। लिखिए, इफ सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफ सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको नीचे लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर हो गया। चलिए मेरे साथ आप लोग लिख लेंगे फिर से। इफ सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखिए इफ सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफ सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी is passed through, if same current electricity is passed through CU, passed through THROUGH, passed through CuSO4 solution and AgNO3 solution in series, लीजिए लिखा गया है in series, then calculate WCU if WAG is 10.8 ग्राम। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कीजिए, यहां इलेक्ट्रिसिटी को कैंसिल कर दीजिए, मत लिखिए, इसको हटा दीजिए। लीजिए इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब फाइनल क्वेश्चन आपके पास तैयार हो चुका है। लीजिए मिला लीजिए, आप लोग अपने अपने कॉपी में मिलाएंगे। इफ सेम करंट इज पास थ्रू CuSO4 and AgNO3 solution in series, then calculate weight of copper if weight of silver is 10.8 ग्राम। क्या इसका मतलब है? आइए क्वेश्चन का मतलब हम आपको बता दें। भाई आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक CuSO4 वाला सॉल्यूशन है और एक AgNO3 वाला सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन है और दोनों में सेम करंट को भेजा जा रहा है इन सीरीज। खास बात है, शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए। दोनों में सेम करंट भेजा जा रहा है इन सीरीज। तो आगे कहता है कि बता वेट ऑफ कॉपर क्या डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, वेट ऑफ कॉपर क्या डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, जबकि वेट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर वो क्या है 10.8 ग्राम। इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दिया क्वेश्चन सेटर, और अब इतना इंफॉर्मेशन के आधार पर वेट ऑफ कॉपर क्या डिपॉजिट होगा ये आपको बताना है। तो आइए कैसे निकलेगा ये अब हम लोग सीखते हैं। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए। यहां पर क्वेश्चन का मतलब क्या है ये पहले आप जानेंगे। लीजिए क्वेश्चन का मतलब, भाई यहां पर आपको 2 तरह का सॉल्यूशन दिया गया। लीजिए इसका सॉल्यूशन, इसका अब जवाब आपको दें। सॉल्यूशन यहां पर 2 तरह का सॉल्यूशन दिया गया, एक है CuSO4 और दूसरा है AgNO3।
CuSO4 और दूसरा है AgNO3। लीजिए, दो तरह का सॉल्यूशन है आपके पास और दोनों में सेम करंट भेजा जाता है इन सीरीज। जब सेम करंट भेजा गया इन सीरीज तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजा गया, सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपसे बोले थे कि भाई सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग तभी होगा जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, सो तो है। और दूसरा कंडीशन, जब सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, वो भी पूरा हो चुका, क्योंकि क्वेश्चन सेटर आपसे कहा कि सेम करंट गया सीरीज में, और जब कहा जाए कि सेम करंट गया सीरीज में तो इसका मतलब ही होता है सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी गया। और इस तरह सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ ये उपयोग होने वाला है, उसी के आधार पर ये सवाल सॉल्व होने वाला है। तो लीजिए, लिख दिया गया वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 31.75, और उसके बाद यहाँ लीजिए वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू 10.8 ग्राम, और मालूम आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर होता है 108। लीजिए, ऐसे लिख दिया गया। तो भाई ये सवाल आपका पहला सवाल से ही मिलता जुलता है। इसमें नयापन सिर्फ इतना था कि भाई सेम करंट को सीरीज में भेजा गया, जिसका मतलब होता है सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी गया। और अब लीजिए, दिया गया WCO बाय ECO इक्वल टू देंगे WAG बाय EAG, ऐसे दे दिया गया। और अब सभी का वैल्यू पुट करने आता है आपको, सभी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्लास 7 का ही तो काम है। और जब पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा WCO। लीजिए, आ जाएगा 3.175 ग्राम, ऐसा आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा, इतना ही आपको मिलेगा। आंसर तैयार हो चुका। लीजिए, 3.175 ग्राम वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ऐसा हो चुका। अब एक थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, जो अंतिम सवाल होगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, इसलिए इसे आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। यहां पर इफ, लीजिए लिखते हैं, मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे। इफ सेम करंट इज पास्ट, if same current is passed through, if same current is passed through CuSO4, comma AgNO3, comma ZnSO4, लीजिए कॉमा दिया गया, ZnSO4 for 10 minute and for 10 minute नहीं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, फॉर सेम टाइम लिख देते हैं, फॉर सेम टाइम ऐसे दिया गया, फॉर सेम टाइम। एंड लीजिए आगे लिखते हैं, एंड if 10.8 gram silver is deposited on electrode, then calculate, लीजिए दिया गया, then calculate WCO, then calculate WCO and WZN। मतलब क्या हुआ? तो फिर वेट ऑफ कॉपर क्या जमा होगा और वेट ऑफ जिंक क्या जमा होगा, ये आपको बताना है। और फिर लीजिए इसमें एक लाइन और भी हम लोग लिख देते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट टाइम। लीजिए दिया गया, ऑल्सो कैलकुलेट
टाइम, ऑल्सो कैलकुलेट टाइम, साथ ही साथ टाइम भी आपको बताना है। देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो समझिए क्या है इस प्रॉब्लम में, ये बात को पहले समझिए। देखिए आपके पास 3 तरह का सॉल्यूशन है, एक है CuSO4 सॉल्यूशन, दूसरा है AgNO3 सॉल्यूशन और तीसरा है ZnSO4 सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन में सेम करंट को भेजा गया है सेम टाइम के लिए। जैसे आपने सुना कि सेम करंट सेम टाइम, आप बोलेंगे सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी गया, सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी गया। और यहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो है ही, इसका मतलब है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग होगा। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहां आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। तो फिर आगे देखिए, सिल्वर का वेट कितना जमा है, 10.8 ग्राम। सिल्वर का 10.8 ग्राम जमा है, तो फिर कॉपर का क्या मात्रा जमा होगा और जिंक का क्या मात्रा जमा होगा, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहता है कि टाइम भी टाइम भी बताना पड़ेगा आपको, टाइम का मान भी बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए, ये तो था क्वेश्चन का एनालिसिस। अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। कैसे बनता है आइए देखिए, इसको यहां पर बनाते हैं। लीजिए, जगह नहीं तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग। दिया गया सॉल्यूशन, लीजिए इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर दिया जा रहा है। भाई आपके पास सॉल्यूशन है CuSO4, ऐसे लिख दिया गया। फिर है ZnSO4, CuSO4 के बाद आपको दिया गया AgNO3, चलिए जो दिया गया वही लिख लेते हैं। और उसके बाद है ZnSO4। लीजिए ये तीनों सॉल्यूशन। कॉपर का वेट क्या जमा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होता है आपको मालूम, 31.75 ऐसा होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। उसके बाद लीजिए वेट ऑफ सिल्वर क्या होने वाला है, वेट ऑफ सिल्वर होगा 10.8 ग्राम। वेट ऑफ सिल्वर 10.8 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होता है 108। लीजिए ऐसा लिख दिया गया। उसके बाद ZnSO4 के लिए भी लीजिए, ZnSO4 के लिए भाई ZnSO4 का वेट क्या होगा ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क दिया गया। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक क्या है, लीजिए 65/2। 65 क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ जिंक है और उसमें 4 से डिवाइड किया गया, आ गया 32.5 ऐसा आ गया। लीजिए लिख दिया गया। अब कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा, चलिए अब हम सारा काम इस ओर करते हैं। थोड़ा देखिएगा, कंफ्यूज मत होना है, जगह थोड़ा कम है, यहां पर हम आ जाते हैं। तो लीजिए आपको मालूम वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू होता है वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इक्वल टू होता है वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ऐसा हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ऐसा हो चुका। अब बोल इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो लीजिए लिख दिया गया वेट ऑफ Cu बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu इक्वल टू वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ऐसा लिख दिया गया। अब बच्चा लोग क्लास 7 का बात हो चुका है, वैल्यू पुट करने आता है, थोड़ा सा हम मदद करते हैं, बाकी पेन चला के घर में पूरा कीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपको वेट ऑफ कॉपर मिलेगा। लीजिए वेट ऑफ कॉपर मिल चुका, कितना मिल जाएगा 3.175 ग्राम। कैलकुलेशन करने का चीज है, करके देख लीजिएगा, क्लास 7 का काम है, कोई माथा लगाने वाला काम है नहीं, अपना चेक कर लीजिएगा। और अब इसी तरह देखिए हम लोग इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। और जब इतना बराबर इतना लिखेंगे, लीजिए वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बराबर हो चुका वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ऐसा लिख दिया गया।
अगेन वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। और क्या, अगेन वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा WZN बराबर 3.25 ग्राम, ऐसा आपको मिल जाएगा। लीजिए आंसर हो गया। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि टाइम भी आपको बताना है। तो दिमाग पर जोर डालिए और बोलिए टाइम कौन सा लॉ में आता है, पहला लॉ में आता है कि दूसरा लॉ में आता है। आपको याद होगा W इक्वल टू ZCT क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। W इक्वल टू ZCT फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी टाइम किस में आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करने के लिए आपको कितना सॉल्यूशन चाहिए, केवल एक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन आपको दिया गया, 3 सॉल्यूशन, कोई एक पसंद कीजिए। CuSO4, AgNO3, ZnSO4, कोनो एक और सॉल्यूशन को आप पसंद कर लीजिए, जिसको दिल करे, जो पसंद करना हो कर लीजिए। कोई बोलेगा हम CuSO4 पसंद करेंगे, कोई कहेगा AgNO3 को पसंद करेंगे, कोई कहेगा ZnSO4 को पसंद करेंगे। जिसको पसंद करना है कीजिए, कोनो एक और सॉल्यूशन को ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन चाहिए। तो लीजिए, अब आपने पसंद किया AgNO3 सॉल्यूशन। कोई कहेगा कि मेरा मन करता है कि CuSO4 पसंद करें, कीजिए ना, कौन मना करता है, उसमें भी आंसर सेम ही मिलेगा। घर में अपना चेक कर लीजिएगा। तो अब लीजिए क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग बनाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए। और अब हम लोग सेकेंड पार्ट बनाते हैं। लीजिए, इसको मिटा दिया गया और सेकेंड पार्ट अब हम लोग बनाते हैं। सेकेंड पार्ट अब हम लोग देखने वाले हैं। लीजिए, दिया गया सेकेंड पार्ट हम लोग बनाते हैं। इसमें टाइम का मान आपको बताना है। टाइम क्या होगा ये आपको बताना है। तो फिर यहां पर टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो चुका। और अब लीजिए CuSO4, यहां पर CuSO4 है, CuSO4 ले लेते हैं। आप चाहे तो AgNO3, ZnSO4 कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल चलिए CuSO4 ले लिए। अब लिख दिए तो मिटाएंगे थोड़े, यही ले लिए। और अब लीजिए वेट ऑफ CO जो आप निकाल चुके हैं वो लिखेंगे। क्या निकला था, लीजिए 3.175 ग्राम ऐसा निकल चुका है। और फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आपको मालूम 31.75 होता है। तो लीजिए अब लिखते हैं W इक्वल टू E/F इंटू C इंटू T, ऐसा दे दिया गया। Therefore T इक्वल टू F यहाँ आएगा, E इंटू C नीचे जाएगा, W इंटू F बाय E इंटू C, ऐसा दे दिया गया। अब बोल W का मान क्या देंगे, 3.175 इंटू F के लिए देंगे 96500। और E क्या है आपका, इक्विवेलेंट वेट 31.75। और C का मान क्या है, C का मान यहाँ पर C का मान W इक्वल टू E/F इंटू C इंटू T। तो फिर C का मान यहाँ पर क्या होने वाला है, सेम करंट इज पास थ्रू CuSO4 AgNO3। भाई यहाँ पर C का मान क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन C का मान देना ही पड़ेगा। अगर C का मान नहीं दिया जाएगा तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा इंक्लूड कर लीजिए। ऑल्सो कैलकुलेट टाइम इफ, यहां पर इंक्लूड करते हैं इफ C इक्वल टू 10 एम्पियर। ये निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, दो अननोन क्वांटिटी हो जाएगा। वो आपका चिंता नहीं है, आपका हेडेक नहीं है, क्वेश्चन सेटर आपको गारंटी के साथ देगा। लीजिए हमने भी यहां दे दिया इफ C इक्वल टू 10 एम्पियर। तो अब यहां पर C का मान पुट कर दीजिए। आगे तो कैलकुलेशन करने का बात है, आपको आता है कैलकुलेशन करने के लिए, घर में कैलकुलेशन कीजिएगा। घर में क्या करेंगे, चलिए हम ही कर देते हैं, आसान कैलकुलेशन है तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। इस डेसिमल को उठाकर यहाँ पर ला दीजिए तो नीचे हो जाएगा 10। लीजिए 10 हो गया, ये 2 0 कट गया और ये कट गया, आ चुका 965 सेकेंड। लीजिए 965 सेकेंड, आंसर तैयार बन गया। यही था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन बड़ा, आंसर छोटा है,
आसान आपको लगना चाहिए, होता भी है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। बस इसके साथ ही साथ ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और आज का पढ़ाई भी समाप्त।